तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसमें एक तो ये कि जैसे फ्लूइड कौन होते हैं, वो मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड और गैस, ये जो हैं ये फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करते, इसलिए वो फ्लूइड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग आमतौर पर जो बातें करते हैं वो लिक्विड्स को लेके करते हैं, बट जो भी चीज़ें हैं वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। बस थोड़ा सा एक फ़र्क होता है लिक्विड और गैस में। एक तो ये कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात ये कि जो लिक्विड हैं वो आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब लिक्विड को बहुत कस के भी दबाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा दबेगा नहीं, गैस बहुत ज़्यादा दब सकती हैं। ये फ़र्क होता है। तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम जो है वो लिक्विड और गैस में जो ट्रीटमेंट है उसके तरीके में थोड़ा सा फ़र्क कर लेते हैं। बाकी जो है ये बात सही है कि ये दोनों फ्लूइड हैं, तो जो भी चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी वो एप्लीकेबल होगी दोनों के लिए, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। हाँ हाँ, चलो तो देखते हैं। तो बात हो रही है फ्लूइड्स की। सबसे पहले फ्लूइड में प्रेशर। ठीक है, प्रेशर तो हम लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखिए, ये आपके पास कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, एनीथिंग, इसमें आप एक सरफेस ले लेते हैं, सरफेस का एरिया डेल्टा है। अब होता ये है कि जब ये फ्लूइड होता है कोई, तो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे गैस है लिक्विड है, वो चलते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो वो फ्लूइड के पार्टिकल्स यहाँ जब तुम कोई सरफेस लोगे तो उस सरफेस से टकराएंगे बार बार। तो टक्कर होगी तो वो पार्टिकल टक्कर के दौरान, जैसे हाथ से इस पर टक्कर मारी तो क्या फोर्स लगा, तो वो पार्टिकल्स जो भी हैं वो इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा भी ऐसा है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के द्वारा इस सरफेस पे लगाया गया फोर्स है एफ इधर से, एफ उधर से। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर ये सरफेस है वहाँ पर हम अगर फोर्स पर यूनिट एरिया निकालें तो यही चीज़ कहलाती है इस पॉइंट पर प्रेशर। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, प्रेशर को लेके हम लोग यूनिट्स होती हैं बहुत सिंपल सी, वो कहीं जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बता दी जाएगी। ठीक है, अभी के लिए बस फोर्स बराबर अगर करना होगा तो प्रेशर इनटू एरिया कर देना चाहिए। जब हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की डेंसिटी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, तो वो डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए। तो डेंसिटी के बारे में बता देते हैं। डेंसिटी तो पता ही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कुछ चीज़ों की डेंसिटी, जैसे एक तो वाटर होता है, वाटर का जो डेंसिटी है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप इसको सेंटीमीटर के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे हो जाता है। ठीक है, मरकरी का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी का 13.6 टाइम्स होता है, तो 13, ये इसको 13.6 इंटू रो वाटर ऐसे याद रखते हैं, 13.6 इंटू रो वाटर। और एक और चीज़ के बारे में बताएंगे, ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, ये तो याद ही होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तीसरी चीज़ है जो भूल जाते हैं, वो है एयर। एयर की जो डेंसिटी है, ठीक है, तमाम बार जो है ना एग्जैक्ट ज़रूरत हो तो एक अंदाज़ा लगाने के लिए भी तो हमें चाहिए होती है, तो वो डेंसिटी होती है एयर की लगभग 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाहिए, ये तीनों डेंसिटीज़ जो है अपने लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी तमाम बार यूज़ होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी या उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। जैसे मरकरी का और वाटर का डेंसिटी का रेशियो लोगे, क्या मिलेगा, 13.6। हाँ, मरकरी की डेंसिटी अपान वाटर की डेंसिटी का तो 13.6, तो बस मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 हो गई। सही है, ठीक है। अरे जी, तो हमारे पास बात हो रही है रिलेटिव डेंसिटी की। तो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, चलिए, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बताया जाता है कि कोई फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम में है
तो उसमें प्रेशर को लेकर क्या बात जो है वो कही जाती है, ठीक है। तो लिक्विड का नाम ले लेते हैं, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की डेंसिटी है रो। अब आप इस कंटेनर में जो लिक्विड है इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट उसके नीचे बी, और ये पॉइंट है सी। ए और बी की हाइट में फ़र्क है एच, और बी और सी के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है एल। तो हम ये बताते हैं कि कोई लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो इन पर प्रेशर सेम होगा। ये दूरी कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वर्टिकल में अगर देखेंगे तो नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर प्रेशर होता है ज़्यादा, ऊपर वाले पॉइंटों पर प्रेशर होता है कम। और बहुत पॉपुलर है, सबको याद होगा, नीचे प्रेशर ऊपर से एच रो जी ज़्यादा होता है। तो हमने ऐसा करके बात लिख दी कि भाई हमारे पास जो पी सी है वो इक्वल टू होगा पी बी, और पी बी बराबर होगा पी ए प्लस एच रो जी। डायरेक्ट आप पी सी और पी ए में रिलेशन लिख सकते थे, बी को पिक्चर में नहीं लाते। पी सी बराबर पी ए प्लस एच रो जी। देख लो, सी और ए में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना है, प्रेशर को उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्टिकल सेपरेशन एच है, उसके चलते नीचे प्रेशर ज़्यादा, ऊपर प्रेशर कम। ये कब? जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में ना हो, मतलब एक्सेलरेट कर रहा हो, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वो यूज़ कर लेना कि कंटेनर कोई है, बॉक्स कोई है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो उसके अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाती है? जी प्लस ए। नीचे कर रहा है तो जी की इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए, वो स्यूडो फोर्स वाले उससे। तो बस कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सवाल एक कर लेंगे उस पर, ठीक है। तो ये छोटी सी बात बस हमें ध्यान रखनी है। अच्छा जी, अगर कहीं पर एक से ज़्यादा लिक्विड है, ये देखिए, ये कोई कंटेनर है, इसमें कई लिक्विड भरे हुए हैं, हाँ ठीक है। अब पहले यहाँ पर है डेंसिटी रो 1, यहाँ डेंसिटी रो 2, यहाँ डेंसिटी रो 3 का लिक्विड। ये पॉइंट है ए और ये नीचे ये पॉइंट है बी। ये हाइट H1, ये H2 और ये H3। तो यहाँ से यहाँ अगर आओगे नीचे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जितना नीचे आते जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो बस जिस लिक्विड में जितना नीचे आ रहे हो, जितनी डेंसिटी है, उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ाते चले जाओ। जैसे यहाँ पे प्रेशर था पी ए, यहाँ तक आते आते, यहाँ इस जगह तक आते आते प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? H1 रो 1 जी। फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते H2 रो 2 जी और बढ़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आते आते H3 रो 3 जी और बढ़ जाएगा, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी। कोई ख़ास बात नहीं है, चाहिए कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो ज़रा अभी सोचने लायक। इन पर पता ही होता है सब लोगों को, ठीक है। तो एक बात देख लीजिए इसे। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल लिख लेते हैं। या चलो बता देते हैं कि जैसे अगर कोई कंटेनर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है सवाल, इस पे जो है वो कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड, ठीक है। कंटेनर में लिक्विड ले लिया, एक्सेलरेट करवा रहे हैं ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल। तो ये बहुत पॉपुलर सिचुएशन है, चूँकि है तो बेसिक बहुत, लेकिन बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, सही है। तो देखते हैं, हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। वही ए और बी के बीच में वर्टिकल सेपरेशन H, बी और सी के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन L, और ये कंटेनर जो है ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि यार जैसे इसमें लिखते थे ना
पी सी बराबर पी बी और पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो जी। वैसे यहाँ पे क्या होगा वो बता दो, मैं कभी बता देंगे। देखिए देखो, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके लिए ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू क्या है। उसमें आप स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल करोगे कि जैसे एक कंटेनर के अंदर कोई भी चीज़ है उस पर एम मास है तो उसका वेट एम जी लगेगा और स्यूडो फोर्स भी लगेगा। अब कंटेनर अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे कितना एम ए। तो इस कंटेनर के अंदर जो जी की इफेक्टिव वैल्यू है वो हो जाएगी जी प्लस ए। समझे, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। समझे, किधर, नीचे ही था। तो बस आपने करना क्या है, आपने सोचना है कि जी की जगह जैसे जी प्लस ए हो गया, हाँ हाँ, तो क्या करोगे, तो ऐसे लिख लो। देखो वर्टिकल में ही तो चेंज हुआ है, जी की जगह जी प्लस ए हो गया, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं कहूँगा कि भाई पी सी बराबर होगा पी बी और पी बी बराबर होगा पी ए प्लस एच रो इंटू जी प्लस ए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक चीज़ लिख दी हमने। अब यही अगर कंटेनर ऊपर की जगह नीचे ही तरफ एक्सीलरेट कर रहा हो तो सब लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, वो जी की जगह जी माइनस ए हो जाएगा। बस ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, ये एच, ये एल, ये कंटेनर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो कंटेनर जब नीचे जाएगा तो कंटेनर के अंदर भाई लोगों का जैसे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर वेट एम जी नीचे और स्यूडो फोर्स एम ए लगेगा ऊपर। तो इसका इफेक्टिव वेट हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, नीचे की तरफ। तो जी की इफेक्टिव वैल्यू जो है वो इसमें नीचे की तरफ हो जाएगी। ये देखिए एम जी नीचे, स्यूडो फोर्स एम ए ऊपर, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू इसमें हो जाएगी जी माइनस ए। तो बस वर्टिकल में जो चीज़ जी थी वो जी माइनस ए हो गई, काम ख़त्म। आप लिखोगे पी सी बराबर पी बी और पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो इंटू जी माइनस ए लीजिए। कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिस पे मतलब कुछ विशेष जो है जिसमें जो देना हो या समझने वाली चीज़ हो। ये आपको पता होता ही है कि यार कि लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पर कि मान लीजिए ये कंटेनर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर रहा है, तब ये सी बी और ए को लेके प्रेशर को लेके मैं क्या करूँगा। चलो दिखाते हैं। ये आपका कंटेनर है, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट आपका सी और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे। सही है। आप क्या करें, ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर रो डेंसिटी का। तो भाई मेरे अगर हम लोग कंटेनर के अंदर वाले लोगों के लिए जी की इफेक्टिव वैल्यू की बात करें तो देखिए स्यूडो फोर्स लगता है हर चीज़ पर जब कंटेनर एक्सेलरेट करेगा। तो अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है तो वेट एम जी किधर लगेगा, नीचे, और कंटेनर कर रहा है आगे एक्सेलरेट तो स्यूडो फोर्स एम ए किधर लगेगा, पीछे। तो अब ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ग्रेविटी वर्टिकल में तो थी ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, अब एक हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया ए। तो जी इफेक्टिव का मामला अब ये हो गया, जी नीचे और ए पीछे। ये है आपका जी इफेक्टिव, समझे। अच्छा अब हमने कहा भी ऐसा है, ज़रा बताओ यहाँ पे क्या किया जाए। तो देखो वर्टिकल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, वर्टिकल में तो जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वैसे ही यहाँ। तो आप लिखोगे पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो जी। देख लीजिए वर्टिकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वर्टिकल में ग्रेविटी जी थी, जी ही रही। तो वर्टिकल में नीचे प्रेशर बराबर ऊपर प्रेशर प्लस एच रो जी। हाँ हॉरिजॉन्टल में फ़र्क आ गया। पहले हॉरिजॉन्टल में भाई जब ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता था तो हॉरिजॉन्टल में कुछ था ही नहीं। अब ये हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, किधर, लेफ़्ट साइड में। तो भाई मेरे आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे सोचिए जैसे वर्टिकल में जी यूँ है, हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे आ गया। जो काम जी का था वो काम ए का हो गया। तो वर्टिकल में जी के कारण प्रेशर नीचे ज़्यादा होता था, कितना, एच रो जी। तो हॉरिजॉन्टल में ए के कारण
पीछे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आगे कम। कितना? वर्टिकल में एच रो जी, तो हॉरिजॉन्टल में एच की जगह एल, रो तो रो ही है, और वर्टिकल में जी की जगह हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? ए, एल रो ए। और जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा, ऊपर कम। हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी इफेक्टिव किधर ले रहे हो? पीछे, तो इसका मतलब पीछे प्रेशर ज़्यादा, आगे प्रेशर कम। तो पी बी जो होगा वो पी ए से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? पी बी बराबर पी ए प्लस एल रो इंटू ए। ये हॉरिजॉन्टल वाला मामला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसको आप कोशिश करिए कि इसको समझा जाए और इसको याद रखा जाए, समझे? वर्टिकल में एच रो जी, हॉरिजॉन्टल में एल रो ए। जो काम एच का था वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में वो काम एल का हो गया है। रो तो रो है ही, और जी वर्टिकल तो ए हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, ये जी की जगह हॉरिजॉन्टल में ए हो गया, दैट्स इट। तो ये एक बात यहाँ पे बताई गई कि कैसे एक्सेलरेटिंग लिक्विड जो होता है उसमें हम किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं। एक सवाल लिख लेते इसी को लेकर। ये देखिए, ये कंटेनर है, कंटेनर में ये पॉइंट है, ये बी, ये सी, बी और सी के बीच की दूरी एल। कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो। चलो ठीक। अब ये कंटेनर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। आपसे पूछा पी सी माइनस पी ए क्या होगा। सी और ए पर जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस बताना है, समझे? तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई अपने पास ये जो सवाल है इसमें एक्सेलरेशन जो है, अब ये ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में। क्या करूं? एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर लो। अरे वेक्टर पढ़ा होता है सबने, कंपोनेंट करना आता है सबको। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर, तो कर दीजिए कंपोनेंट। हाँ हाँ, ये देखिए, ये आपने कंटेनर लिया और एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल में लिख दिया ए कॉस थीटा, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन इसका लिख दिया ए साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर के अंदर वाले लोगों के लिए, अंदर लिक्विड भरा है उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हुई। तो कोई भी एम मास का अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर वेट एम जी तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा ये एक्सेलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स लगेगा। इस ए साइन थीटा के कारण स्यूडो फोर्स नीचे एम ए साइन थीटा, और ए कॉस थीटा के कारण स्यूडो फोर्स पीछे एम ए कॉस थीटा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, वर्टिकल में ग्रेविटी हो गई नीचे की तरफ जी प्लस ए साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी हो गई पीछे की तरफ ए कॉस थीटा। चलो भाई, ये बन गया आपका जी इफेक्टिव। ये क्या बन गया आपका? जी इफेक्टिव। सही है। अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये जी इफेक्टिव जो है इसको लेकर जी इफेक्टिव को लेकर हम लोग जो है अब प्रेशर में डिफरेंस लिखेंगे। तो ये पॉइंट आपका है ऊपर ए और नीचे पॉइंट है बी, दोनों की हाइट में फ़र्क है एच, और ग्रेविटी है नीचे की तरफ कितनी? जी प्लस ए साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पी बी बराबर पी ए प्लस
एच रो इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉरिजॉन्टल में देखो, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, दोनों के बीच की दूरी है एल, और ग्रेविटी है पीछे की तरफ कितनी, ए कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन के लिए आपने ये लिख दिया। तो इस सिचुएशन के लिए क्या करोगे, इस सिचुएशन के लिए कहोगे यार ग्रेविटी समझो पीछे की तरफ है, तो जैसे नॉर्मली ग्रेविटी नीचे होती है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ग्रेविटी इफेक्टिव पीछे है तो पीछे प्रेशर ज़्यादा होगा। पी बी बराबर पी सी प्लस एल रो इंटू ए कॉस थीटा। लो भाई, हमें पी सी और माइनस पी ए चाहिए था, तो पी सी माइनस पी ए मिल जाएगा। इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दोगे, पी सी माइनस पी ए की वैल्यू मिल जाएगी। पी सी प्लस एल रो इंटू ए कॉस थीटा बराबर पी ए प्लस एच रो इंटू जी प्लस ए साइन थीटा लीजिए। और यहाँ से पी सी माइनस पी ए आ गया मेरे पास, एच रो इंटू जी प्लस ए साइन थीटा माइनस एल रो इंटू ए कॉस थीटा। ये आपका आंसर है। तो कुछ भी खास ऐसा नहीं है, ठीक है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। और ये ध्यान रखें कि एक्सेलरेटिंग जो लिक्विड होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वो स्यूडो फोर्स से जी की इफेक्टिव वैल्यू देख लेंगे, और एक बार जी की इफेक्टिव वैल्यू मिल गई तो काम कंप्लीट हो जाता है। चाहिए देख लें एक बार। अच्छा, फिर यही एक्सेलरेटिंग लिक्विड को लेके एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, उसको याद रखना है, ठीक है, कतई भूलना नहीं है। हाँ जी, तो सिचुएशन कुछ ऐसे होती है कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये कंटेनर में लिक्विड भरा है और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो लिक्विड सरफेस कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस लिक्विड को हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करना शुरू कर दीजिए, तो आप ये पाएंगे कि लिक्विड का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए सेटल होगा, ठीक है। जब ये कंटेनर को आप आगे एक्सेलरेट करेंगे तो लिक्विड थोड़ा पीछे खिसकेगा और आगे से थोड़ा नीचे, पीछे से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, और ये जो है ये ऐसा लिक्विड का सरफेस आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये वही चक्कर है कि आप जब इस लिक्विड की बात करोगे तो उसके लिए वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो है ही, स्यूडो फोर्स के कारण पीछे की तरफ भी एक ग्रेविटी महसूस होगी ए, तो रिजल्टेंट ग्रेविटी कुछ ऐसे हो जाएगी, जी ऐसे ए ऐसे, तो रिजल्टेंट ग्रेविटी ऐसे, तो उसके चलते ये सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए सेटल होगा। मेरे को वो रिज़ल्ट निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये रिज़ल्ट याद रखने में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें tan थीटा बराबर होता है A/G। बहुत से लोग ऐसे याद रखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स A/G। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कैसे भी याद रख लो, बात तो एक ही है, सही है। बस इसको याद जरूर रखना, क्योंकि ये उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से है जो अक्सर ओह सॉरी अक्सर पूछ दी जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अच्छा जी, तो ये बात हमने करी कि कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है या कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, चाहिए और देखते हैं। फिर यहाँ पर बात होती है ये लिक्विड को लेकर
आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की। क्या है भाई आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कह लो, बॉइंट फोर्स कह लो, कुछ कह लो। तो वो जो अपथ्रस्ट होता है, आर्किमिडीज ने बताया था कि अपथ्रस्ट डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। समझे? अपथ्रस्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। चाहिए मैं भी ऐसा है। बात करते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास कोई कंटेनर था, उसमें एक लिक्विड मौजूद था, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर डाल दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक, इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में हर तरफ लिक्विड है। सही। तो लिक्विड जो है इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से भी कुछ फोर्स लगाएगा और नीचे से भी कुछ फोर्स लगाएगा। F1 F2 यह है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय सराउंडिंग लिक्विड। सही है? जो सराउंडिंग लिक्विड है उस पर उसके द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय सराउंडिंग लिक्विड। ओके, अब ध्यान दीजिए, जो लिक्विड इसके ऊपर है वो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। सही। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट अपवर्ड फोर्स, ऑन ऑब्जेक्ट बाय लिक्विड क्या होगा? F2 माइनस F1। हाँ सही है। ऊपर से फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का लग रहा है, नीचे से 400 न्यूटन लग रहा है, तो नेट तो 400 माइनस 100 यानी 301 है। अच्छा, एक छोटी सी बात ये जरूर बताई जाएगी यहाँ पर कि जब ऊपर और नीचे जो है लिक्विड फोर्स लगाएगा तो होता क्या है कि लिक्विड में जितना आप नीचे आते जा रहे हैं प्रेशर उतना बढ़ता चला जाता है। प्रेशर बढ़ते जाने के कारण यहाँ नीचे प्रेशर होगा ज़्यादा, ऊपर प्रेशर होगा कम। तो ऊपर कम प्रेशर तो ऊपर वाला लिक्विड ऑब्जेक्ट पर छोटा फोर्स लगाएगा, और नीचे ज़्यादा प्रेशर है तो बड़ा फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स होगा बड़ा और ये फोर्स होगा छोटा, तो नेट फोर्स जो है वो ऊपर ही तक लगेगा। सही है। मान लो यहाँ पर प्रेशर आप P1 लिखते हैं, यहाँ प्रेशर P2 लिखते हैं, तो आप बताओगे कि P2 ग्रेटर देन P1, तो इसलिए F2 ग्रेटर देन F1 होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? अपवर्ड होगा। नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय लिक्विड इज अपवर्ड्स। ठीक, तो ये नेट अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? F2 माइनस F1। यही F2 माइनस F1 ही अपथ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, यही है अपथ्रस्ट। ध्यान रखना ये बात, बच्चे हमेशा ये इसमें गड़बड़ी करते हैं। वो क्या कहते हैं, सिर्फ नीचे वाला फोर्स कहते हैं कि ये अपथ्रस्ट है। नहीं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, और जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो अपथ्रस्ट कहलाता है। अपथ्रस्ट कोई सिंगल फोर्स नहीं है, ऊपर नीचे से लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट, उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। कि आप कहीं पे देखो कि यार ऊपर नीचे फोर्स है, तुम इसको अपथ्रस्ट बोलने लगो, नहीं। ठीक है, F2 माइनस F1 विल बी अपथ्रस्ट। अच्छा, ये लिख दिया। अब जो अपथ्रस्ट है इसी को लेकर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। चाहिए, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अच्छा, पूरा ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है, याद होगा, बहुत बेसिक छोटी क्लास से सुनते आए हो तुम लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ठीक है, पार्शियली और फुल्ली, चाहे आप थोड़ा डुबो या
पूरा डुबो दो, ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर, ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड अपनी जैसे हटाएगा उस हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट होगा, ठीक है। और ये पार्शियली भी डुबा सकते हैं, फुल्ली भी डुबा सकते हैं। ऐसा कोई जो नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में पूरा का पूरा ही अंदर तक गया हुआ हो, थोड़ा पार्ट ऑब्जेक्ट का अंदर डूबा हुआ है तो भी अपथ्रस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी लिखूंगा, देख लीजिए इसे एक बार ध्यान से। जी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है V और इसको रो डेंसिटी के लिक्विड में डुबो दिया गया। लिक्विड ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट लगा रहा है U, ठीक है। तो ये मैं लिखता हूँ, V हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या दो केस ये भी हो सकता है ऐसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में पूरी तरीके से डूबा हुआ नहीं हो, ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है, ये V लिक्विड की डेंसिटी रो। तो अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम देख लेना, थोड़ा डूबा हुआ है तो लिक्विड के अंदर जितना वॉल्यूम है बस वो देख लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, ठीक है, जिसको आप वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी कह सकते हो। अरे भाई जितना ऑब्जेक्ट आज यहाँ पर इसके अंदर घुसा हुआ है समझो उतना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जैसे हटा दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। चलिए, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट ने जो लिक्विड अपनी जगह से हटा रखा है उसका मास कितना है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हाँ जी, तो उसके लिए क्या करोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वही तो मास होता है। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हुआ V, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया रो। ध्यान दीजिए, अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही तो है जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर घुसा हुआ है या लिक्विड के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो अब आ गए अपथ्रस्ट पर, तो अपथ्रस्ट क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अच्छा वेट कैसे निकालोगे भाई, मास इनटू जी। अरे ये तो सिंपल सी बात है, हाँ, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, तो यहाँ से U बराबर आ गया V रो जी। ये है बहुत पॉपुलर चीज़, किसी को भी अगर अपथ्रस्ट के बारे में थोड़ा सा भी याद होगा तो उसे याद होगा कि अपथ्रस्ट को लिखते हैं V रो जी। यही फाइनल चीज़ है जो आपको याद रखनी है। V ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, और G वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, समझे। अच्छा, प्रूव किया जाता है इसको, अपने को प्रूव करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, अपथ्रस्ट बराबर V रो जी खूब पॉपुलर है, खूब यूज़ किया जाता है। जहाँ कहीं भी आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे तो भाई यही चीज़ यूज़ होगी। अपथ्रस्ट कितना, V रो जी। V क्या, ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, रो लिक्विड की डेंसिटी, और G तो G है ही। चलिए अब ध्यान देते हैं, ऐसा हो सकता है कहीं पर कि किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट हैं
और ऑब्जेक्ट जो है वो डुबोया गया और ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट एक लिक्विड में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। ये देखो ये लिक्विड है नीचे, जिसकी डेंसिटी ρ1, ये ρ2, ये ρ3। नीचे वाले लिक्विड में ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V1, बीच वाले में है V2, ऊपर वाले में है V3। अब ये सब लिक्विड जो है मिल के नेट अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो लगाएंगे वही होगा आप थ्रस्ट। तो आप थ्रस्ट जो होगा U, नेट अपवर्ड फोर्स बाई ऑल लिक्विड्स। जितने भी लिक्विड हैं ये सब, कोई ऊपर से फोर्स लगा रहा है, कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है, सबका जो भी फोर्स है उस सबका नेट निकाला, नेट अपवर्ड फोर्स निकाला। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे सिंगल लिक्विड के लिए V ρg, तो इतने सारे हैं उनके लिए भी यही करेंगे, बस हर लिक्विड के लिए V ρg अलग अलग देखेंगे। हर लिक्विड के लिए देखेंगे कि कौन से लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है इनटू जी। जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले लिक्विड का V1 वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस कर रखा है, और इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है ρ1, तो V1 ρ1 इंटू जी। ऑब्जेक्ट ने बीच वाले का V2 वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो मतलब V2 लिक्विड अपनी से हटाया हुआ है, तो V2 ρ2 इंटू जी। और ऊपर वाले का V में ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो है V3, तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है समझो उतना ही तो उसने लिक्विड हटाया हुआ है अपनी जैसे, कितना V3, और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है ρ3, तो V3 ρ3 इंटू जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम बार ऐसे देखने को मिलता है कि एक से ज़्यादा लिक्विड होते हैं, समझे, एक से ज़्यादा लिक्विड है और ऑब्जेक्ट जो है वो डूबा हुआ है, कुछ पार्ट एक में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में। तो क्या करना है, सब के लिए V ρg लिख के जोड़ना है भाई। डिस्प्लेस लिक्विड तब ये देखिए जैसे सिंगल के लिए कहते हैं ना डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर अब थ्रस्ट, तो वैसे ही इन सब के लिए सबका जितना टोटल डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट, समझे। तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट यहाँ 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 सब जोड़ा, नेट मिला, वही अब तक। फिर वही बात बोलूँगा, ये सिर्फ नीचे से लगने वाला फोर्स नहीं है, नीचे और ऊपर दोनों से जो फोर्स लग रहा है उनका नेट या रिजल्टेंट है। ऊपर प्रेशर कम होगा, यहाँ से फोर्स लगेगा छोटा, यहाँ से लगेगा 100 न्यूटन, तो यहाँ से लगेगा 1000 न्यूटन। ऊपर से 100 नीचे से 1000, तो नेट तो 900 हो गया ना, तो वो नेट 900 वही है अब थ्रस्ट। सिर्फ नीचे वाले फोर्स को अब थ्रस्ट नहीं कहते हैं। ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसको लेके बच्चे जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात कोशिश करनी है कि ध्यान रखी जाए, चाहिए। और कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि सर ये इसमें ऐसा हो गया कि ऊपर वाला लिक्विड जो है वो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, वो लिक्विड तो नीचे लगाएगा, तो उसका फोर्स तो माइनस होना, घटाया जाएगा ना भाई, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो इसका तो टर्म में माइनस आना चाहिए था, ये प्लस कैसे आ रहा है। उसमें होता ये है कि ये लिक्विड जो है ये ऊपर भले ही मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगाना है। ध्यान दो, ये लिक्विड यहाँ मौजूद है तो यहाँ भी मौजूद है, ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो साथ ही साथ ये लिक्विड यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ा रहा है, इस जगह पे प्रेशर बढ़ा रहा है वही यहाँ, और फिर उसके चलते यहाँ पे भी उसके असर आएगा, यहाँ भी असर आएगा। तो इस लिक्विड का इन साइड वाले लिक्विड के थ्रू इनडायरेक्ट असर आता है नीचे वाले फोर्स पर, समझे। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ ऊपर वाले फोर्स से ही लेना देना है, नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर इसकी वजह से भी बढ़ता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ से भी आता है, इधर से, तो नीचे भी जो फोर्स लगेगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती उसको अपनी अकल लगा के माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस ही है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बात ध्यान से,
हाँ जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करता है, उसको लेके ध्यान देते हैं। ये ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग एट सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या मतलब, आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए जिसकी डेंसिटी जो है वो जिस लिक्विड में इसको डालोगे उससे कम है। ऑब्जेक्ट है हल्का, लिक्विड है भारी। तो इसमें होगा ये कि ऑब्जेक्ट लिक्विड में डालने पर डूबेगा नहीं बल्कि सरफेस पर तैरेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लिक्विड में डाल दिया गया तो ये लिक्विड के सरफेस पर तैर रहा है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लेंगे, एक ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है ऊपर सरफेस पर तो वेट बराबर क्या होगा, अपथ्रस्ट। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, नीचे वेट ऊपर अपथ्रस्ट, बैलेंस करने चाहिए। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का मास m लिखते हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो लिखते हैं v1, तो वेट तो हो जाएगा mg और ऑब्जेक्ट का जो अपथ्रस्ट है वो लगेगा v1 इंटू रो लिक्विड इंटू g, ठीक है। तो यहाँ से v1 बराबर m अपान रो लिक्विड, सही है, ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पर ये साफ साफ लिख देते हैं कि v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, सही है। और m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालेंगे तैरेगा। आप ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर तैर रहा है तो कितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है, आप ऐसे लिख लीजिए, सही है। अगर कैपिटल V लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई हो सकता है इस वॉल्यूम का जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो दे रखा हो, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का मास कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर यहाँ रख दोगे तो v1 बराबर v इंटू रो ऑब्जेक्ट अपान रो लिक्विड। तो v1 अपान v बराबर आ गया हमारे पास रो ऑब्जेक्ट अपान रो लिक्विड, ठीक है। v1 अपान v क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। देखो v1 वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है और v टोटल वॉल्यूम है। तो v1 अपान v क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट का आधा पार्ट लिक्विड के अंदर है, 3/4 पार्ट अंदर है, 0.9 फ्रैक्शन 0.99/10 पार्ट लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का बस रेशियो ले लेना होता है, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। तो ये सिंपल सी बात हमको बताई जा रही है। ये फ्लोट करने वाले केस को लेकर सीधे ऐसे याद रखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी वो देखी जाती है और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है वो फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट और लिक्विड की डेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। डायरेक्ट इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक। देख लीजिए एक बार।